टूर वाला प्लान के बाद दिलावर ने राघवन के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो श्रुति को साइंस प्रोजेक्ट के बहाने बुला लेगा, लेकिन क्लास मास्टर की बेवकूफी की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया। अब राघवन को ये पता चला कि श्रुति ने यश के बर्थडे की वजह से आने से मना कर दिया है, तो उसने दूसरा प्लान बनाया और कहा, मेरा फोन किधर है? मुझे अभी इसी वक्त यश से बातें करनी है। शनाया ने राघवन का फोन उठाकर उसे दिया। राघवन ने यश का नंबर डायल किया, लेकिन यश इस वक्त पार्टी में था और उसने अपना फोन साइलेंट पर डाला हुआ था। कई बार कॉल आने के बाद भी उसे फोन आने का एहसास नहीं हुआ और यश के फोन ना उठाने पर राघवन ने कहा, लगता है यश बिजी है, कॉल बैक करने दो। अब वो खुद भी आएगा और श्रुति को लेकर भी आएगा और तब तक डैड भी वापस आ जाएंगे। सब सेट है अब। राघवन को खुश देखकर दिलावर के सीने पर सांप लौट गया। उसे यश कैसे आ रहा है इस बारे में जानना था, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाने वाला था। इसीलिए उसने मासूम बनते हुए पूछा, ऐसा क्या प्लान आपके दिमाग में आ गया है जिसके लिए आप इतना खुश हो रहे हो भाई? मुझे भी बताओ। राघवन शायद दिलावर को बता देता, लेकिन शनाया ने उसे रोक दिया और कहा, रहने दो भाई, पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है कि हम जो प्लान बना रहे हैं वही खराब हो जा रहा है। इसीलिए जब काम पूरा हो जाए और यश आने के लिए मान जाए, तभी आप किसी को बताना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही सही है, ऐसा ही करते हैं। पहले बताने से मामला खराब हो जा रहा है। एक बार मैं यश से बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। दिलावर के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं भाई। अच्छा, मैं उस केस को हैंडल करता हूँ। वो मास्टर श्रुति बहन के घर से भागते वक्त गाड़ी के नीचे आया था, तो शायद पुलिस उसके बारे में पता करके हमारी बहन को परेशान करे। मुझे उस केस को हैंडल करना होगा। राघवन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, कर लो। ध्यान रहे श्रुति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थाने का थाना खरीदना पड़े तो खरीद लेना, और साथ ही ये भी पता करना कि मास्टर के साथ प्लान में कोई और तो नहीं शामिल था। अगर हो तो तुम्हें पता है छोटे के क्या करना है। दिलावर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसकी चलती तो वो श्रुति को जेल के अंदर ही सड़ाकर मरवा देता, लेकिन श्रुति की पहचान अब राघवन और शनाया तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में अगर श्रुति को एक खरोच भी आती तो दिलावर ही फंसता। ऊपर से दिग्विजय सिंघानिया दिलावर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए दिलावर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। राघवन से बात करने के बाद जब दिलावर वहां से बाहर निकला तो उसने उसी लड़की को कॉल किया जिससे वो बातें करता रहता था और राघवन के प्लान के बारे में बताता रहता था। उसके फोन उठाते ही दिलावर ने कहा, एक गड़बड़ हो गई है। उस लड़की ने तुरंत कहा, अब क्या कर दिया तुमने दिलावर? अगर तुमने अब की बार कुछ गड़बड़ किया होगा तो मैं नहीं संभालने वाली। दिलावर ने तुरंत कहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया है। वो साला मास्टर जिसको हमने श्रुति के पीछे लगाया था वो कुछ ज्यादा ही लालची निकला। उसने शायद श्रुति को किडनैप करने की कोशिश की, या फिर पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन वो मारा गया। श्रुति के घर से भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ है। राघवन ने श्रुति को यहाँ लाने के लिए कुछ सोचा है, लेकिन वो मुझसे बता नहीं रहा है। उस लड़की ने तुरंत कहा, अगर वो बता नहीं रहा है तो तुम खुद पता करो दिलावर। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा तो कैसे करोगे? हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए, वरना यश का माइंड गेम सब बर्बाद कर देगा, और यहाँ तो राघवन और शनाया भी उसके साथ रहेंगे। दिलावर ने तुरंत कहा, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। वो शनाया हर बार की तरह बीच में कूदकर मेरा सारा काम खराब कर देती है। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ और वो राघवन मुझे बताना भी चाहे तो वो बताने नहीं देती। उस लड़की ने सवाल किया, क्या उसे तुम्हारे ऊपर शक है? दिलावर ने जीभ चटकाते हुए कहा, नहीं, उसे मुझसे जलन है। राघवन तो मुझसे सगे भाई जैसा बिहेव करता है, लेकिन वो बातों ही बातों में जाहिर कर देती है कि मैं उसका अपना सगा खून नहीं, पराया हूं। उस लड़की ने राघवन को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बताने दे रही है तो मत बताने दो। एक बार श्रुति को भी इधर आने दो, फिर एक साथ निपटा देंगे।
अभी कुछ करोगे तो दिग्विजय सिंघानिया हाई अलर्ट पर हो जाएगा और हम उस पावरफुल इंसान के अगेंस्ट बस एक बार जा सकते हैं। अगर उससे पहले उसको जरा सी भी भनक लग गई तो जानते हो तुम कि वो क्या कर सकता है। दिलावर ने कहा और फिर आगे बोला, ठीक है, लेकिन एक चीज बतानी थी कि वो मेरा बाप है तो तुम। लड़की ने दिलावर की बात काट दी और कहा, वो कहने को बाप है तुम्हारा, बाप वो सिर्फ राघवन, शनाया और श्रुति का है, और वो तुम्हारा कितना बाप है इसका सच तुम्हें भी पता है। इसीलिए ये ड्रामा मुझे ना बताओ और यश के बारे में पता करो कि वो कब और कैसे आ रहा है। हमें अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। दिलावर, बी सीरियस, ये हमारा पहला, आखिरी और ओनली चांस होगा। यहाँ चूके तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद उस लड़की ने फोन काट दिया और दिलावर अपने आप से बोला, एक बार तुम श्रुति को यहाँ लेकर आ जाओ यश, उसके बाद देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। और फिर वहां से चला गया। इधर जहां दिलावर श्रुति और यश को निपटाने का प्लान बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ यश पार्टी में बिजी था। वो हर एक गेस्ट से मिल रहा था और पूरी मेहनत के साथ पार्टी के माहौल को बनाने में लगा हुआ था। तभी उसका सामना शौर्य से हुआ और शौर्य ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यश के ऊपर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग जीरा ठाकुर की तरह होते हैं भाई। अरे वही सुवर्ण वंशम वाला जीरा ठाकुर जो घर का पूरा काम करता है, गौरी के लिए मारपीट करता है, लेकिन लास्ट में गौरी किसी और के साथ निकल जाती है। इस घर में भी एक जीरा ठाकुर है, तुम लोगों ने नोट किया होगा। इतना कहने के बाद उसने यश को एक लुक दिया और फिल्मी स्टाइल में कहा, जीरा बेटे। यश मुस्कुरा कर रह गया। उसे शौर्य के ऊपर तरस आ रहा था क्योंकि वो अपने हिसाब से शौर्य को झटका देने के चक्कर में था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि शौर्य को पहले ही सब कुछ पता चल गया है। यश ने बगल में गुजर रहे वेटर से ड्रिंक ली और शौर्य ने जिस बंदे के कंधे पर हाथ रखकर यश के ऊपर तंज मारा था, उसके दूसरे कंधे पर यश ने हाथ रखा और मजे लेते हुए कहा, लेकिन लास्ट में जीरा ठाकुर को कलेक्टर मिलती है और गौरी को जॉब मांगने के लिए उसी के पास जाना पड़ता है। दूसरी बात, पूरी फिल्म जीरा ठाकुर के ऊपर ही थी, बाकी सब साइड कैरेक्टर थे। अब कौन साइड कैरेक्टर अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने की गलती करता है तो कि होने वाली दीदी सगाई के मंडप से किसी और के साथ भाग जाती है। यश के इतना कहते ही वहां आसपास खड़े हुए लोग हंसने लगे और शौर्य बुरी तरह से सकपका गया। उसने यश को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, अपनी हद में रहो यश, बहुत बोलने लगे हो, थोड़ा जुबान पर कंट्रोल करो वरना। यश ने उसे टोक दिया, हमको खोखली धमकी ना दो बाबू, तुम ही बात को बढ़िया से जानते हो कि तुम हमारा एक बाल तक नहीं नोच पाओगे। और रही बात मजाक की, तो बर्दाश्त करने का बूता ना हो तो शुरू ना किया करो। वैसे तुम्हें एक कहावत बताने का मन है, बता देगा है? अच्छा चलो, ना ही मान रहे हो तो बता ही देते हैं। जब कान में ना ही था कूदा तो बीच में काहे कूदा। और हाँ, कान को कान समझने की गलती ना करना। क्या समझे? यश के इस तंज पर फिर से सब हंस पड़े और ये बात शौर्य के बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसने कहा, मेरे अंदर कितना कूदा है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये तुम जो पीले मेंढकों की तरह उछल रहे हो, इसका इलाज है मेरे पास। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखता है कौन किसका इलाज करता है सौर्य। इतना कहने के बाद यश वहां से निकल गया। शौर्य दांत किचमिचा कर रह गया। उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो मुस्कुराने लगे। शौर्य से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो चीखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, निकालो तुम लोगों की हंसी। सब लोग चुप हो गए और धीरे धीरे खिसक गए। शौर्य गुस्से से लाल था। कियारा ने दूर से ये सब देखा। उसने नोट किया कि यश जानबूझकर शौर्य को प्रवोक कर रहा है, इसीलिए वो सीधा यश के पास पहुंची और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? यश ने फ्रूट सलाद लिया हुआ था और धीरे धीरे खा रहा था। उसने कहा, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, खेलोगे? कियारा झेम गई और बोली, बकवास ना करो पर ना ही बात घुमाओ। तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रही हूँ, इसीलिए चुपचाप बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने मना किया है ना कि शौर्य को प्रवोक ना करो।
आज इतना बड़ा मोमेंट है और कोई सीन क्रिएट हो गया तो क्या होगा? यश ने हंसते हुए कहा, अरे यार, हमने थोड़ा ही कछु कहा था, उसने ही शुरू किया। और तुम जानती हो, हम दबी राख है, कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको जला देते हैं। कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, ये फिल्मी बकवास किसी और को सुनाना। और अब प्लीज शांत हो जाओ, वरना काम खराब भी हो जाएगा। एक बार अंकिता मेहता का अनाउंसमेंट हो जाने दो। कियारा ने इतना कहते हुए यश के आगे हाथ जोड़ लिए तो यश ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे कछु, लेकिन अगर ज्यादा परेशान किया तो करना पड़ेगा। कियारा ने उसे घूर कर देखा और तभी इतनी देर में हर्षाली वहां आ गई और उसने पूछते ही कहा, आप दोनों फिर से शुरू हो गए? अरे आज के दिन तो कम से कम झगड़ा ना करो यार। यश ने अंगूर को अदा के साथ खाया और बोला, अपने बहन को समझाओ, उस सौरे किले मेरे से लड़ रही है। हर्षाली चौंक गई और नाक सिकोड़ते हुए बोली, हैं? शौर्य के लिए? आपको शौर्य से प्यार तो नहीं हो गया दी? कियारा ने गुस्से में कहा, देखो हर्षाली, इस आधे पागल ने पहले ही मेरा दिमाग खाया हुआ है। अब अगर तुम भी वही करोगी तो मेरे हाथों पिट जाओगी, इसलिए दिमाग खराब ना करो। हर्षाली सकपका गई और यश की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आज तुम्हें फिर से जीजू कहने का मन कर रहा है यश, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो है ना कियारा, साली आधी घरवाली होती है। यश को ऐसे बोलता देखकर कियारा चौंक गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई, जबकि हर्षाली शर्मा गई। कियारा ने गुस्से में कहा, तुमने ड्रिंक भी नहीं की हुई है, फिर इतनी बकवास कहां से आ रही है? यश ने मजे लेते हुए कहा, इस सब तुम्हारे मधोस आंखों की वजह से है। दर्द दिल की दवा मिल गई और दवा काहे खाना है? जाम मिल गया आंखों से जब, मैं खाने काहे जाना है? यश के शायराना अंदाज से हर्षाली तो इम्प्रेस हो गई, लेकिन कियारा ने गुस्से में उसके पैरों पर अपनी सैंडल्स दे मारी और फिर वहां से चली गई। तभी एंकर ने यश का नाम लेकर अनाउंसमेंट किया कि केक कटने जा रहा है और धर्म अग्रवाल उसे बुला रहे हैं। यश जल्दी से आगे पहुंचा, तब तक वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आ गया। धर्म अग्रवाल, माया, कियारा, हर्षाली, यश, अंकिता मेहता सब आसपास खड़े हो गए। जैसे ही केक कटा कि हवा में आतिशबाजी होने लगी और ठीक उसी वक्त अग्रवाल फैब्रिक्स के बाहर किसी का वेट कर रहे आग लगाने आए हुए लोगों का फोन बजा। जैसे ही फोन उठाया गया कि लीडर के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसने कहा, चालू कर दो टाइमर और सिर्फ 5 सेकंड का रखना। उसके एक आदमी ने सिर हिलाते हुए लैपटॉप से टाइमर एक्टिवेट कर दिया और 5 सेकंड पूरे होते ही वहां पर एक धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री धू धू करके जलने लगी। एक तरफ जहां यश और कियारा लक्ष्मण अग्रवाल और परिवार के बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी फैक्ट्री जल रही थी और ये शायद अंकिता मेहता के साथ होने वाली उनकी डील पर बहुत बड़ा असर डालने वाली थी। अम्मी के घर पर गोल्डन जुबली की आतिशबाजी हो रही थी तो दूसरी तरफ अग्रवाल फैब्रिक्स में भी आतिशबाजी हो रही थी। उन लोगों की लगाई हुई आग ने पूरी कंपनी को जलाकर राख कर दिया था। कंपनी में आग लगाने के बाद आग लगाने वालों के लीडर ने कॉल बैक किया और उधर से एक मॉड्यूलेटेड आवाज आई, हो गया काम? लीडर ने जवाब दिया, हाँ हो गया है, बताइए आगे क्या करना है? सामने से आवाज आई, भी उनको रोक कर रखो, मेरे हाँ कहने के बाद उन्हें छोड़ना। इतना कहने के बाद लीडर ने फोन काट दिया और उसके बाद वो अग्रवाल फैब्रिक्स में काम करने वाले लोगों के पास चला गया जो घबराहट के मारे छोड़ने की गुहार लगा रहे थे। उनको चिल पो करते देखकर लीडर ने गुस्से में कहा, शांत हो जाओ, मुझे तुम लोगों को मारना नहीं है, लेकिन अगर ऐसे चिल्लाते रहे तो मुझे गोली मारने में टाइम नहीं लगेगा। ये सुनते ही अग्रवाल फैब्रिक्स के सारे एम्प्लॉइज खामोश हो गए। इधर अग्रवाल फैब्रिक्स में चल रही गड़बड़ से अनजान यश पार्टी में बिजी था। ड्रिंक्स और म्यूजिक के दौर चल रहे थे। यश शौर्य की 2 बार बेइज्जती कर चुका था, इसीलिए शौर्य यश से अपना बदला लेने के ऑप्शंस ढूंढ रहा था। तभी उसे खाने की बुफे के पास यश दिखा जो खाना खाने जा रहा था। शौर्य को एक रास्ता सूझा और वो यश की तरफ बढ़ा कि तभी अचानक से वो सामने से आ रहे एक इंसान से टकरा गया। शौर्य ने गुस्से में कहा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उस इंसान ने अपना चेहरा उठाया। वो और कोई नहीं बल्कि देवदत्त था। शौर्य देवदत्त को पहचान नहीं पाया।
तभी देवदत्त ने कहा, सॉरी सर, अंधा तो नहीं हूं लेकिन थोड़ा कम दिखाई देता है और शायद मेरा ध्यान भी कहीं और था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शौर्य ने उससे पीछा छुड़ाने के इरादे से कहा, ठीक है, निकलो यहाँ से। और फिर वो यश की तरफ बढ़ गया। यश प्लेट में खाना रख रहा था। यश को खाने में कोई गुरेज नहीं रहता था। वो अच्छे से खाना खाता था, इसीलिए वो हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ ले रहा था। शौर्य उसके पास पहुंचा और तेज आवाज में बोला, यार यश, तुम इतना खाना क्यों लोड कर रहे हो? बेचारी प्लेट का दम निकला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लो, तुम्हारी ही पार्टी है। शौर्य के मजे लेने पर यश ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब क्या करे भाई, पेट है, खाने से ही भरेगा ना। वो कहा है ना कि हम दूसरों की खुशियां तो खाते नहीं हैं, वरना हमें भी कम खाना पड़ता है। ये तन सीधा सीधा शौर्य के ऊपर था, इसीलिए उसके तन बदन में आग लग गई और उसने यश के साथ सीना भिड़ा दिया और बोला, तुम अब ज्यादा बोल रहे हो यश, अपनी जुबान संभाल लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहते हुए उसने यश के पॉकेट में कुछ सरका दिया, जिसे यश देख नहीं पाया, और बोला, हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरे तुम ही हो यार सोने। अगर तुम्हें बर्दाश्त कर लिया है तो समझ लो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता? अरे अभी तुमने देखा कहाँ है, देखते जाओ हम तुम्हारे साथ कितना बुरा करते हैं। शौर्य की बात सुनकर यश उसे कुछ जवाब देने जा रहा था कि तभी अचानक से किसी औरत के रोने और तेज तेज बोलने की आवाज आई, मेरी बहुत महंगी वॉच कहीं गायब हो गई है, कोई ढूंढो प्लीज, स्पेशल एडिशन था, मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। ये सुनते ही यश ने खाना रख दिया और सीधा आवाज की तरफ भागा। जब वो आवाज की तरफ जा रहा था तो शौर्य के चेहरे पर एक डबल स्माइल थी, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि शौर्य ने वॉच यश की जेब में सरकाई थी। यश जब आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर करीब 40 साल की एक औरत रो रही थी और बार बार अपनी घड़ी खोजने की रिक्वेस्ट कर रही थी। कियारा, माया, धर्म अग्रवाल और बाकी लोग उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। यश ने वहां पहुंचकर सीधा सवाल किया, क्या हो गया? कियारा ने तुरंत कहा, मैडम की 6 करोड़ की वॉच चोरी हो गई है। ये सुनते ही यश चौंक गया। 6 करोड़ की वॉच? बाप रे बाप, इतनी महंगी वॉच भी होती है? उस औरत ने रोते हुए कहा, मेरी वॉच 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनी हुई है, पूरा केस, बेजल और ब्रेसलेट, हर हिस्सा हाई ग्रेड डायमंड से चढ़ा हुआ है। बेजल पे बगेट कट डायमंड्स है, डायल पे वेव पैटर्न में पेव डायमंड्स लगे हुए हैं। वॉच का डिस्क्रिप्शन सुनकर यश ने मजाक में कहा, आप इतना डिस्क्रिप्शन ना बताओ, वरना किसी को मिलेगा वो देगा भी नहीं। आपने इतनी तारीफ कर दी है कि दूसरों का क्या कहे, हमारा खुदा ही रख लेने का मन करने लगा है। यश की बात सुनकर कियारा ने उसे घूर कर देखा। शौर्य भी यश के पीछे पीछे आया था और वो यश के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही यश ने इतना कहा कि शौर्य बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? तुम्हारा खुद रखने का मन कर रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही तो घड़ी नहीं चुरा ली? ये सुनते ही वहां खड़े हुए सभी लोग शौक रह गए और यश ने हंसते हुए कहा, तुम बकवास करना बंद करो शौर्य, दुनिया जानती है कि तुम हमसे जलते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। यश की बात सुनकर शौर्य ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुम इतना घबरा क्यों गए? मैं तुम्हें चोर थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो, मैडम की इतनी महंगी घड़ी गायब हुई है तो किसी ना किसी के पास तो होगी ही। यहाँ से कोई गया है नहीं, और अगर गया भी होगा तो सीसीटीवी से पता चल जाएगा। तो क्यों ना तलाशी शुरू की जाए? अब तुमने चोरी करने की मंशा जाहिर ही कर दी थी, तो क्यों ना शुरुआत तुमसे की जाए। शौर्य ने यश की जेब में घड़ी तो डाली ही थी, साथ ही साथ वो सबके सामने यश की तलाशी लेने की बात कर रहा था, जिससे वो यश को सबके सामने बेइज्जत करके अपना बदला ले सके। यश ने एक लुक कियारा को दिया और कियारा ने शौर्य को टोकते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो शौर्य? यश के पास करोड़ों रुपए है, उसको अगर वैसी वॉच चाहिए होगी तो वो खुद ले लेगा, इसीलिए चुप रहो और मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कराती हूँ। इतना कहने के बाद कियारा जैसे ही वहां से जाने को हुई कि शौर्य ने उसे टोकते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो कियारा?
क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यश ने चोरी की है? शौर्य की बात सुनकर कियारा सकपका गई। शौर्य खुलेआम उसको और यश को अक्यूज कर रहा था। उसने शौर्य को घूरा और उसके पास आकर धीमी आवाज में बोली, अब ज्यादा हो रहा है शौर्य। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम आज की पार्टी के मेहमान हो और ये मेरे दादाजी की पार्टी है। मैं उनकी पार्टी खराब नहीं करना चाहती, वरना ये जो तुम बकवास। कियारा ने अपनी बात तो धीमी आवाज में कही थी, लेकिन शौर्य ने काफी तेज आवाज में कहा, बकवास? अरे यार कियारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? किसी की करोड़ों की वॉच चोरी हो गई है और तुम कह रही हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यश के ऊपर इतना यकीन है तो तलाशी लेने दो उसकी। मैं नहीं लूंगा उसकी तलाशी। इन लेडी को लेने दो जिनकी वॉच गायब हुई है। ये सुनकर कियारा गुस्से में आ गई और कुछ बोलने जा रही थी। तभी उस लेडी ने कहा, कहीं ना कहीं शौर्य ठीक ही तो कह रहा है कियारा। मेरी इतनी महंगी वॉच गायब हुई है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। और अगर तुम्हें यश के ऊपर इतना भरोसा है कि उसने नहीं किया होगा तो लेने दो तलाशी। ये सुनकर कियारा और यश दोनों शौक रह गए। माया दूर से ये सब देख रही थी। शौर्य पहली बार यश के ऊपर विन कर रहा था और शौर्य वाली साजिश माया को भी मालूम थी, इसीलिए वो भी मजे लेने के मूड में थी। उसने जब ये देखा कि शौर्य ने यश के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर लिया है तो उसने अपने आप से कहा, अब तेरी एंट्री का वक्त आ गया है माया, चल दिखा दे अपना जलवा। इतना कहने के बाद वो सीधा भीड़ की तरफ चली गई और पहुंचते ही बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? उस लेडी ने सीधा शिकायत करते हुए कहा, मेरी 6 करोड़ की घड़ी गायब हो गई है और कियारा जी यश की तलाशी नहीं लेने दे रही है, जबकि मुझे और शौर्य को पूरा शक है कि घड़ी इसी के पास है। ये सुनते ही माया ने कियारा का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कियारा। आखिर तुम अग्रवाल परिवार की कितनी बेइज्जती कराओगी, वो भी इस यश की वजह से। पहले तुम सगाई के मंडप से भाग गई और अब ये घड़ी का ड्रामा। अगर यश ने नहीं ली है तो लेने दो तलाशी, वरना अभी हंगामा बढ़ेगा और सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों तुम डैड की पार्टी खराब करने पर तुली हुई हो? कियारा कुछ बोल ना पाई। उसने यश की तरफ देखा। यश ने थम्स अप करके उसे शांत रहने को कहा और फिर बोला, ठीक है, हम तलाशी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे पास घड़ी ना निकली तो फिर याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए और उस लेडी से बोला, आकर हमारी तलाशी लेकर आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए, लेकिन हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वॉच हमारे पास नहीं है और ना मिलने पर हमारा रिएक्शन कछु भी हो सकता है। वो लेडी सकपका गई, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर यश की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो यश की तलाशी ले रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। उसने यश की पूरी तलाशी ले ली, लेकिन उसके पास घड़ी नहीं मिली। और जब वो तलाशी लेकर हटी तो कियारा ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, मिली घड़ी? उस लेडी ने घबराहट के साथ सिर हिला दिया और उसके इतना कहते ही कियारा उसके ऊपर भड़क उठी और बोली, मैंने पहले ही कहा था ना कि यश के पास घड़ी नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। अब बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? वो औरत बुरी तरह घबराई हुई थी कि तभी शौर्य ने कहा, इन्होंने शायद अच्छे से तलाशी नहीं ली है, मुझे यकीन है यश ने ही वो घड़ी चुराई है। इतना कहने के बाद शौर्य पागलों की तरह यश की तलाशी लेने लगा। यश मुस्कुराकर तलाशी देता रहा। शौर्य को भी जब घड़ी नहीं मिली तो वो खिसिया गया। इससे कियारा का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? यश ने कियारा को टोक दिया और कहा, अरे इनके साथ क्या करना है, इनकी वॉच चोरी हुई है और हमने कहा था कि हम रख लेते तो इनका शक करना लाजमी था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि घड़ी हमारे पास नहीं है तो है किसके पास? I mean, ऐसा कौन है जिसने घड़ी चुराई होगी? यश के सवाल करते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कियारा ने यश का सपोर्ट किया और कहा, हाँ सही बात है, हमें सीसीटीवी देखना चाहिए, जिसने गायब की होगी वो दिख जाएगा। यश ने कियारा को टोका और कहा, अरे यार ये क्या बात हुई, हमारी बारी पर तो सबके सामने तलाशी हुई, अब दूसरों की बारी आई तो तुम कह रही हो कि सीसीटीवी चेक करना चाहिए। कियारा ने तुरंत कहा,
तो क्या करना चाहिए? यश ने तुरंत कहा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी तलाशी होनी चाहिए और शुरुआत माया आंटी से करनी चाहिए। ये सुनते ही वहां खड़े हुए सभी लोग चौंक गए और माया ने कहा, ये क्या बकवास है? मैं तो अभी आई हूँ। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी आई है इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। और आप पीछे मत हटिएगा आंटी, ये लोग पीछे हटने वालों को चोर बताने लगते हैं। माया सकपका गई और उसे ना चाहते हुए भी तलाशी देनी पड़ी। माया की तलाशी पूरी होने के बाद यश शौर्य की तरफ मुड़ गया था। इससे पहले शौर्य ने अपनी जेब वगैरह ठीक से चेक कर ली थी कि कहीं घड़ी उसके पास तो नहीं है। यश ने मुस्कुराते हुए उसे चेक करना शुरू कर दिया था। शौर्य ने पहले से चेक किया हुआ था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस में था। और तभी यश ने उसके सूट के इनर पॉकेट में हाथ डाला, जहां से उसने एक चमचमाती हुई घड़ी निकाली। उसने घड़ी को लेडी की तरफ दिखाकर पूछा, कहीं ये तो नहीं है? ये देखते ही शौर्य का कलेजा धक करके रह गया था और वहां आसपास फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। आखिर कैसे किया था यश ने ये सब? क्या थी उसकी चाल? शौर्य ने घड़ी निकालकर यश की जेब में डाली थी और वो माया के साथ मिलकर उसे बेइज्जत करने वाला था। लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब यश की जेब में वो घड़ी मिली ही नहीं। उसके बाद जब यश ने शौर्य की तलाशी ली तो उसकी जेब से घड़ी निकल आई और ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग शॉक रह गए। यश ने घड़ी निकालकर उस लेडी की तरफ दिखाई और उसकी पहचान करने के बाद यश ने शौर्य से कहा, कहा यार शौर्य, तुम तो हमें अभी तक चोर बोल रहे थे, लेकिन ये घड़ी तो तुम्हारी जेब से ही निकली। ओसवाल फैमिली, जिसका मुंबई में इतना बड़ा नाम है, का बेटा चोर निकलेगा? ये बात हमसे तो हजम ही नहीं हो रही है। यश के इतना कहते ही शौर्य ने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं, ये घड़ी हमने नहीं निकाली है। ये यश झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, हम तुम्हें काहे फंसाने की कोशिश करेंगे और हम फंसा कैसे सकते हैं? तुम लोगों ने अभी हमारी तलाशी ली है, घड़ी हमारे पास नहीं थी, अब तुम्हारे पास निकली है। इस तरह देखा जाए तो तुम खुदा ही चुरा कर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इतना कहने के बाद यश ने क्राउड की तरफ देखा और कहा, क्यों भाइयों, हम सही कह रहे हैं ना? कई सारे लोग यश की बात से अग्री थे। अब शौर्य यहाँ फंस गया। वो अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। उसे हर कोई चोर की नजरों से देख रहा था, जिससे शौर्य को बहुत घनघोर बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने बचने का आखिरी दांव खेलते हुए कहा, मैंने ये घड़ी नहीं निकाली थी, तुम लोग सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। मैं तो इन लेडी के आसपास भी नहीं गया था। ये जरूर इस यश की चाल है। इसने ही तलाशी लेते वक्त मेरी जेब में घड़ी डाल दी होगी, क्योंकि इसके चेक करने से पहले मैंने अपने आप को चेक किया था और घड़ी मेरे पास नहीं थी। यश हंसने लगा और कहा, तुम कितने भोले हो सौर्य, भला हम कैसे घड़ी तुम्हारी जेब में डाल सकते हैं जब हमारे पास घड़ी थी ही नहीं। और इतना चीखो मत, वरना अभी कछु ही लोगों को पता है। ज्यादा लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, इसीलिए शांत हो जाओ। हम तुम्हारी तरफ से इन लेडी से माफी मांग लेंगे। अब तो शौर्य का पारा आसमान चढ़ गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत हो गया अब यश। यश उसकी तरफ झुका और धीमी आवाज में बोला, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने बुफे पर हमारी जेब में घड़ी डाली थी। वो वक्त तो तुमने कुछ नहीं सोचा, अब काहे सोच रहे हो? शौर्य को मानो काटो तो खून ही नहीं। उसे लगा था कि उसने यश को धोखा दे दिया है, लेकिन वो शायद भूल चुका था कि जिसके साथ उसका पाला पड़ा हुआ है वो यश है, जिसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हें पता था और ये घड़ी तुमने ही मेरी जेब में डाली है? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम ये बात सबके सामने कबूल भी कर लेंगे। बस तुम प्लीज बोलकर हमसे रिक्वेस्ट करो कि हम सच बता दें। शौर्य ने भड़कते हुए कहा, प्लीज, वो भी तुमसे? मैं कभी नहीं कहने जा रहा। यश ने तुरंत कहा, सोच लो, इतने लोग जो तुम्हें देख रहे हैं वो तुम्हें चोर मानने लगेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा शौर्य? बस एक बार प्लीज की ही तो बात है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। शौर्य कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। यश ने उसे ऐसा अपने जाल में फंसाया था कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो कुछ देर तक शांति से खड़ा रहा और फिर गुस्से में बोला,
प्लीज यश, तुम सबको सच्चाई बताओ कि ये घड़ी मेरी जेब में कैसे आई है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ना है। शौर्य ने दांत पीस लिए। यश उसकी हर सेकंड बेइज्जती किया जा रहा था। जब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने धीमी और रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, यश प्लीज, तुम सबको सच्चाई बता दो कि ये घड़ी मेरे जेब में कैसे आई। यश मुस्कुरा कर रह गया। उसने शौर्य को अपने सामने झुका ही लिया और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई लोग, सच्चाई ये है कि ये घड़ी हमने ही शौर्य की जेब में डाली थी। उसके इतना कहते ही भीड़ आपस में बातें करने लगी और शौर्य को एक मौका मिल गया। वो यश की तरफ चीखते हुए बढ़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत यश कि तुम घड़ी चोरी करके इसका इल्जाम मेरे सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें। यश ने मुस्कुराते हुए शौर्य को टोक दिया और कहा, हमें पता था कि तुम ऐसा ही करोगे सर। हमारे मानने के बाद तुम फिर अपनी असली औकात में आओगे। इतना कहने के बाद उसने भीड़ को देखते हुए कहा, लेकिन इसके पीछे का एक सच और है कि इन लेडी और शौर्य ने मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की थी। शौर्य ने ही इन लेडी से वॉच लेकर हमारी जेब में डाली थी और हमने भी वही किया जो इसने हमारे साथ करने की कोशिश की। ये सुनकर वो लेडी घबरा गई और सीधा मना करते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो यश, मैं शौर्य को जानती तक नहीं। यश ने मजे लेते हुए कहा, तो फिर आपको अजनबियों से चिपकने की बीमारी होगी। उस लेडी ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। यश ने पीछे मुड़कर टोनी को देखा। टोनी ने थम्स अप का इशारा किया तो यश ने उसे आने के लिए कहा। टोनी ने वहां पहुंचकर अपना फोन यश की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें वो लेडी और शौर्य एक दूसरे के साथ चिपक कर फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखकर शौर्य और वो लेडी दोनों सकपका गए और तभी यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो तुम कर रहे हो ना शौर्य, इसके लिए फुल प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसा ही कछु नहीं हो जाता कि तुमने हवा में हाथ हिलाया और हम फंस गए। दूसरी बात, ये बच्चों वाले काम छोड़ दो और कछु अच्छा सोचो। हम जानते हैं कि तुम हमसे जलते हो, लेकिन वो जलन का कौन अच्छा सा इलाज निकालो, वरना नासुर बन जाएगी। शौर्य बुरी तरह से खिसियाया हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी कियारा बोल पड़ी, चलो अब ये सब ड्रामा खत्म करो यश, वरना डैड या दादाजी आ जाएंगे तो फिजूल में ड्रामा क्रिएट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि कोई ड्रामा क्रिएट हो। यश ने अदब के साथ सिर झुका दिया और चलते चलते बोला, वैसे मैडम, ये वॉच नकली है। अगली बार किसी को फंसाना हो तो असली लेकर आना, स्टोरी में मजा भी आएगा। यश की पहचान करने की क्षमता देखकर वो लेडी एकदम से सकपका गई और यश के जाने के बाद शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, तुमने अपनी बेइज्जती तो करा ही ली शौर्य, मेरी भी करा दी। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैंने अग्रवाल परिवार के होने वाले दामाद के साथ ये सब किया है तो वो मुझे मार डालेंगे। और तुमने तो कहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है, फिर उसने ये सब कैसे कर लिया। इससे पहले कि शौर्य उस लेडी को जवाब देता, वहीं पर खड़े हुए टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम सब जिस कॉलेज के टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो, वहां का प्रिंसिपल यश से ट्यूशन लेने आता है। इतना कहने के बाद टोनी वहां से चला गया। यश और कियारा दोनों दादाजी की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी कियारा ने यश से पूछा, तुमने उसकी जेब में वॉच सरकाई कैसे थी? मैं भी वहां थी, मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर ही थी, फिर भी मैं देख नहीं पाई थी। यश ने तुरंत कहा, अगर हमें इतना जल्दी देख लिया जाए तो फिर हमारा छुपा कर रखना चीजों को बेकार ही हो जाएगा। हम इतनी जल्दी किसी के हाथों में नहीं आने वाले। कियारा ने यश को चिढ़ाते हुए कहा, बस बस अपनी तारीफ बंद करो और चलो, हमें अगले इवेंट की तरफ मूव करना है। इतना कहने के बाद वो दोनों निकल गए। माया और शौर्य उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। जब वहां पर सिर्फ माया और शौर्य बचे तो माया ने शौर्य को डांटते हुए कहा, अगर कोमोलिका को पता चला कि तुमने ये सब किया है तो पता है वो इसका इल्जाम मेरे सिर पर डालेगी कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें कितना रोका था कि ये सब मत करो, ये सब बकवास है। यश को ये छोटी छोटी बातें परेशान नहीं कर सकती, वो इन सब का तोड़ निकाल लेगा। शौर्य ने गुस्से में कहा, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। उसने मेरी बेइज्जती कर दी है,
अभी कुछ देर बाद वो अंकिता मेहता के साथ डील भी अनाउंस करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसने उसकी भी काट खोज ली होगी कि उसके बाद उसे क्या करना है। माया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, अगर अंकिता मेहता ही डील से पीछे हट जाए तो? शौर्य चौंक गया और बोला, वो क्यों पीछे हटेगी? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लो अगर वो पीछे हट जाए तो क्या होगा? शौर्य के कान खड़े हो गए और उसने कहा, क्या ये मुमकिन हो सकता है? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ होगा, बस देखते जा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया और उसने कहा, अगर ऐसा कर दिया आपने आंटी तो आप जिस भी गाड़ी पर हाथ रख दोगी वो आपकी हो जाएगी। माया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, डील? शौर्य ने ताली मारते हुए डील कह दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उधर दूसरी तरफ माया की साजिशों से अनजान यश और कियारा पार्टी में लगे हुए थे। कियारा 2 ड्रिंक लेकर आई और उसने एक यश को पकड़ाते हुए कहा, एंजॉय करो। यश ने कियारा के पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हुए कहा, रहने दो हमें, तुम खुदा ही ड्रिंक करो। दोनों पिएंगे और अगर तुम पीकर भंड हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? कौन लेकर जाएगा तुम्हें वहां तक? यश की बात सुनकर कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं इतना नहीं पीती, ठीक है? पुरानी बातों को याद करके टॉन्ट मारना बंद करो। आई एम चेंज्ड नाउ। यश हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे ऊपर कोनो टेंशन वाली बात नहीं आई है अभी, इसलिए आई एम चेंज्ड वाला डायलॉग मार रही हूँ, वरना तुम्हें हकीकत पता चल जाती। कियारा ने मुंह बना लिया और वो यश से कुछ कहने जा रही थी कि तभी यश की निगाह कियारा के पीछे गई। वहां से धर्म अग्रवाल पागलों की तरह उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर यश के कान खड़े हो गए और उसने कहा, इनको क्या हो गया है? शेजवान सॉस में लाल मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? यश के आईब्रो से इशारा करने पर कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। अपने डैड को देखकर वो परेशान हो गई और बोली, मजाक मत करो यश, वो परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है। इतनी देर में धर्म अग्रवाल उन लोगों के पास आ गए और पहुंचते ही कियारा ने कहा, क्या हुआ डैड? धर्म अग्रवाल ने कियारा और यश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए लेकर चले गए। माया और शौर्य दूर से ये सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने यश और कियारा को धर्म अग्रवाल के साथ जाते देखा, माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, वो देखो शौर्य, शुरुआत हो गई है। शौर्य ने पूछा, किया क्या है आपने? माया ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और शौर्य को एक वीडियो दिखाया जिसमें लोग अग्रवाल फैब्रिक्स में आग लगा रहे थे। यह देखकर शौर्य के कान खड़े हो गए और उसने कहा, ये प्लान तो हमने ड्रॉप कर दिया था ना, फिर ये क्यों किया आपने? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैंने सोचा था कि हम अंकिता मेहता की डील को इंटरप्ट करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये काफी नहीं होगा। यश कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेगा इसके लिए, और इसीलिए मैंने ये किया। अब देखती हूँ कि कियारा और यश अंकिता मेहता को डील के लिए कैसे मनाते हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, एक बात बोलूं माया आंटी, नाराज तो नहीं हो गया? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो ना। शौर्य ने तुरंत कहा, डायन भी 4 घर छोड़कर शिकार करती है। शौर्य की बात पूरी होने से पहले ही माया ने उसे टोका और कहा, कियारा को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ शौर्य। पहले उसके साथ सिर्फ फॉर्चून को लेकर दुश्मनी थी, अब पर्सनल है। तुम बस देखते जा मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बस कियारा चाहिए थी और अगर माया उसे कियारा तक पहुंचने में मदद कर रही थी तो शौर्य को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? दूसरी तरफ धर्म अग्रवाल कियारा और यश को लेकर एक कोने में पहुंच गए। यश के पूछने पर जैसे ही उन्होंने ये कहा कि किसी ने अग्रवाल फैब्रिक्स को जला दिया है तो वो दोनों एकदम से शॉक रह गए और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्म ने तुरंत कहा, हमारे एम्प्लॉयज बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने ही आकर बताया है मुझे। अब क्या होगा यश? अंकिता मेहता ने अभी सिर्फ एलओई भेजा है, उसे अगर पता चल गया तो क्या होगा? धर्म अग्रवाल को परेशान देखकर यश ने कहा, हम देखते हैं। यश अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी पीछे से अंकिता की आवाज सुनाई पड़ी। क्या देखने वाले हो यश?
और मुझसे क्या छुपाने की बातें हो रही है? ये सुनते ही यश, कियारा और धर्म अग्रवाल तीनों शॉक हो गए। क्या अंकिता मेहता आग लगने की वजह से कर देगी डील कैंसिल?